नमस्कार, खबर भारत के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। आज हम बात करेंगे सत्ता, शराब और सियासत की, जहां शराबबंदी को लेकर एक बार फिर वो पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि अब 14 फरवरी के बाद इस मुद्दे पर खुलकर बोलेंगी। ना सिर्फ बोलेंगी बल्कि लड़ेंगी भी। दरअसल ओरछा स्थित श्री राम राज्य सरकार के दर्शन करने पहुंची उमा भारती ने मीडिया से चर्चा की और शराबबंदी पर किए गए सवाल का जवाब दिया कि 14 फरवरी को यज्ञ समाप्त हो जाएगा, तब इस विषय पर वे बात करेंगी। शराबबंदी जागरूकता से खत्म की जा सकती है, लेकिन मानना है कि शराब लठ से खत्म होगी। इस बात के लिए मैंने 15 जनवरी तक का समय दिया था, कहना है उमा भारती। अब उन्होंने ये कहा है कि सीएम और वीडी शर्मा दोनों शराब विरोधी हैं। शराबबंदी पर उमा भारती की तारीखें लगातार बदल रही हैं। पहले 8 मार्च, 15 जनवरी और अब 14 फरवरी। आइए उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं शराबबंदी पर दिए गए उनके बयानों को। जो वीडी शर्मा जी और शिवराज जी ने कहा है कि नशाबंदी और शराबबंदी होनी चाहिए और जागरूकता अभियान से होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये कभी जागरूकता अभियान से खत्म नहीं होता, ये लठ से ही खत्म होता है। आप शराबी को कहोगे कि तुम जागरूक हो जाओ, तुम्हें नहीं पीना है, तो वो आपको कहेगा थोड़ा तू पी के देख, तुझे पता लगेगा कि इससे कितना रिलीफ मिलता है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र में जो परंपराएं हैं उनका मैं पूरी तरह से पालन करूंगी और इसलिए वीडी शर्मा जी को, शिवराज जी को मैं 15 जनवरी तक का समय देती हूँ। प्रदेश में दुर्घटनाएं हो रही हैं, प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित अनुभव करती हैं, उसका मुख्य कारण शराब है। और ये दोनों वीडी शर्मा और शिवराज जी, ये दोनों ऐसे लोग हैं जो शराब से नफरत करते हैं और शराबी से नफरत करते हैं। इसलिए इनकी दम पे बोल रही हूँ, क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं कि शराबबंदी कर सकते हैं। इन दोनों में वो सामर्थ्य भी है और सतो। देखिए, उमा भारती जी की 3 तारीख सामने आ चुकी। पहले उन्होंने 8 मार्च की तारीख दी थी, फिर उन्होंने 15 जनवरी की तारीख दी, फिर उन्होंने 14 फरवरी की तारीख दी और जैसे जैसे 14 फरवरी नजदीक आ रही, उमा भारती जी का कल दतिया में बयान आया कि 14 फरवरी के बाद मैं चर्चा करूंगी, मैदान पकड़ूंगी। अभी भी स्पष्ट नहीं कि वो 14 तारीख से सड़क पर लठ लेके उतरेंगी। यह पूरी तरह से दबाव की राजनीति सामने आ रही, क्योंकि उमा भारती जी लगातार अपनी तारीख पे तारीख बढ़ाए जा रही और शिवराज सरकार उनको चिढ़ाते हुए, ठेंगा दिखाते हुए, चुनौती देते हुए नित नए ऐसे निर्णय ले रही जो कहीं ना कहीं उनका शराब प्रेम को दिख रहा है और कहीं ना कहीं शराब के व्यवसाय को बढ़ावा देने वाला काम कर रही है। आप देखें कि शराब की दुकानों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानें एक ही साथ बिकेगी। इससे सरकार होम बार लाइसेंस के द्वारा घर घर शराब पहुंचाने का काम कर रही। शराब प्रेम शिवराज सरकार का उजागर हुआ है और ऐसा लग रहा है कि उमा भारती को ठेंगा दिखाने का और चुनौती देने का काम शिवराज सरकार कर। देखो, उमा दीदी संत हैं, साध्वी हैं। समाज में नशे की लत बढ़ना उनके लिए चिंता का विषय है और होना भी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम लोग नशा मुक्ति का अभियान चलाएंगे, दूसरी तरफ शराब की दुकानें धीरे धीरे कम करेंगे। मतलब दोनों का मंतव्य एक ही है कि धीरे धीरे नशा मुक्ति की तरफ प्रदेश बढ़े। शराब की सस्ता नहीं किया है। शराब जो इनलीगल बनती थी वो वैज्ञानिक विधि से, कानूनी विधि से बने, इसकी व्यवस्था की गई है। डंडे से कुछ काम होते नहीं है। समाज में जागरण करना, धीरे धीरे व्यवस्थाओं को छोटा करते जाना, इसी से जो है नशा मुक्ति की ओर हम लोग जा सकते हैं और दोनों का ही सोच एक जैसा है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं पंकज भदौरे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनका स्वागत करते हुए अगले मेहमान का हम स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं राम स्वरूप यादव जी, जो कि कांग्रेस के से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करती हूँ आपसे सर। पंकज जी, जिस तरह से शराब नीति पर बात हुई, शराबबंदी पर कई बार उमा भारती जी ने बात की। सबसे पहले तारीखों पर चर्चा करते हैं। सलूजा जी ने तो तंज कसी दिया कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो कहीं ये उनका एक तारीख को आगे बढ़ाना किसी बात से बचने का संकेत तो नहीं है? प्रिया जी, ऐसा है, शराबबंदी हो या ना हो, ये राजनीतिक लोग हैं, पब्लिक के सामने आते हैं, अपनी बात को रखते हैं। उमा जी ने पहले भी 15 तारीख दी थी, उसके पहले भी कोई एक तारीख जारी की थी और अभी भी एक तारीख जारी की है कि 14 फरवरी के बाद हम चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे? आंदोलन करने की तारीख, धरने पे बैठने की तारीख या जनहित में लोगों के लिए काम करने की कोई तारीख फिक्स नहीं होती। किसी आंदोलन की, जनहित में जो आंदोलन किए जाते हैं उनकी कोई तारीखें नहीं होती। जनहित में आंदोलन करना है, आप कल से सड़क पे आ सकते हैं,
आज से आ सकते हैं, ये सब कहने की बातें हैं। मैं उस विषय में नहीं, लेकिन कुछ एक विषय ऐसे हैं ये आबकारी नीति में जो नई नीति आई है। हाँ। यहाँ पे शायद बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हैं, बिल्कुल, मैं उनके ध्यान में डालना चाहूंगा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के ध्यान में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम नशाबंदी की ओर, नशा मुक्ति की ओर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, शराबबंदी का एकदम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से चरमराई हुई है। तो एकदम निर्णय लेना मतलब सरकारी खजाने को डैमेज करना, बिल्कुल सही, मेरा मानना है। अब मुख्यमंत्री जी पहले कईयों बार ये भाषण भी दे चुके, भाषणों में बोल भी चुके हैं कि हमें अपने मध्य प्रदेश को शराब निषेध की ओर ले जाना है, और लोगों से अपील भी की है उन्होंने कि नशे को कम से कम करना है, शराब कम से कम पीना है। लेकिन शायद मुख्यमंत्री जी को, और मुझे लगता है चाहे बीजेपी के प्रवक्ताओं को मैं ये ध्यान दिला देना चाहता हूं कि आप लोग की कार्यप्रणाली और ब्यूरोक्रेट्स की कार्यप्रणाली शायद अलग होती जा रही है। आपके यहाँ मैं ये ध्यान दिला देता हूं आपको कि आपके यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स जो अपर लेवल पे बैठे हुए वल्लभ भवन में, उन्होंने मीटिंग में ये बोला है कि पिछले साल जो शराब की खपत हुई है उसको 1.5 गुना हमको इस साल खपत करना है और वो टारगेट अचीव करना है। मतलब शराब की खपत को 1.5 गुना करने के लिए आपने बड़े बड़े समूहों के छोटे छोटे समूहों में बांट दिया। 85% शराब आप दुकानदार को लेना ही पड़ेगी, ठेकेदार को लेना ही पड़ेगी। होम बार खोलने की परमिशन दे दी। एक व्यक्ति को 4 बोतल, मतलब 3 बोतल सीलबंद और 1 बोतल खुली हुई खरीदने की परमिशन दे दी। तो अब आप ये समझिए कि मतलब इस आबकारी नीति में इतनी तब्दीलियां हैं, और वो किसने की है? राजनेता कभी नीतियां बनाते नहीं है, कैबिनेट उस पर सील लगाती है, लेकिन कैबिनेट में बैठे रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो मंत्री हैं उनको इस बात पे ध्यान देना होगा कि हमारे मुख्यमंत्री बार बार जब ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को नशा मुक्ति की ओर ले जाना है, और आपके पीएस का कहना है कि हम खपत को 1.5 गुना करेंगे, तो फिर आप कैसे नशा मुक्ति की ओर जा रहे हैं? एक शब्द याद आ गया पंकज जी आपकी इस बात से मुझे कि नशा मुक्ति की ओर ले जाना है, और दूसरी तरफ ये जो खपत वाली आपने बात कही। ब्रज गोपाल लोहिया जी से इस सवाल को रखती हूँ मैं। आपने भी बचपन से ये शब्द सुना होगा, हम सबने ये सुना है कि शराब नीति और शराब बंदी पर ये वर्ड याद आ रहा है, ये वाक्य याद आ रहा है कि एक तरफ बोलते हैं कौमा का अंतर की रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। यहाँ पर ये इसलिए लागू होता है कि एक तरफ बोल रहे हैं शराब नशा मुक्त हमें बनाना है, और दूसरी तरफ जो खपत वाली बात पंकज जी ने उठाई है, वो कितना आप सहमत होंगे इस बात से? ये ऐसी कैसी कांति प्रिया जी, मैंने आपकी बात को और हमारे पंकज भदौरिया जी की बात को बहुत ध्यान से, मैं बिंदुवार इस पर चर्चा करता हूं। कोई सरकार कभी ये नहीं चाहती कि उसके राज्य के लोग नशाखोर हो, परंतु नशा एक सामाजिक बुराई है, इसको आप और हमको स्वीकार करना पड़ेगा। आज जो परिस्थितियां हैं वो एकदम शराबबंदी के लिए नहीं है। आप इस बात को जानती हैं, जिन राज्यों ने ये किया है, बिहार में किया गया है, वहां की स्थितियां क्या है? वहां की स्थितियां क्या है? वहां धड़ल्ले से अमानक और कि बढ़ने का मतलब ये होता है कि आप हम सबको मालूम है, जो लोग मध्य प्रदेश चला रहे हैं उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मध्य प्रदेश से ड्यूटी बहुत कम है, और वो ड्यूटी 53% तक कम है, और उस ड्यूटी के कम होने के कारण मध्य प्रदेश में तस्करी होकर शराब आती है। उसको रोकने के लिए कि जो सरकार का मंतव्य है कि जो लोग शराब पी रहे हैं वो पिए, इसके लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे, परंतु जो लोग पी रहे हैं उनकी मौत हो रही है, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। और क्या हम ये चाहते हैं कि लोगों की मौत नशीले पदार्थों से हो? परंतु
परंतु जो लोग सेवन कर रहे हैं तो सरकार की जो नीति है वो विक्रय के लिए है, शराब के लिए नहीं है। तो ये जो स्थितियां हैं, एक और बात मैं कह दूं इसमें कि होम बार की बात हो रही है। होम बार आप और मैं बचपन से देखते आए हैं कि लोगों के घर में बार होते हैं, और आपने प्रत्यक्ष भी देखे होंगे जो लोग होम बार रखे थे उनके नियमन की बात हो रही है कि 1 करोड़ से कम जिस व्यक्ति की वो घर में शराब सकता है, ये सुनिश्चित सरकार का काम तब वो किया है। और तीसरी आपको बताऊं, तीसरी बात आपको बताऊं, शराब को लेकर खासतौर से ये बात जरूर सुनने को मिलती है। उस घर की बात कर रही हूँ जहां पर जिस घर में शराब आम होती है, जो जूझ रहा होता परिवार, तो शराब की बोतल रखी है और बोल दिया जाए सीमित मात्रा में पीना है। शराब को लेके ये बात लागू हो सकती है। होम बार की भी बात को उठा लेती हूँ, और कई राजनेताओं द्वारा, खासतौर से एक राजनेता द्वारा कही ये बात कि सीमित मात्रा में पी जाए तो औषधि और असीमित मात्रा में पी जाए तो जहर। क्या कहेंगे रामस्वरूप जी? देखिए, आपको बता दूं, भाजपा की नीति और नीयत दोनों ही खराब है। पहली कि असमंज इनके बीच में नहीं बैठ रहा है सरकार की। उमा जी अपनी बात रख रही हैं कि मैं शराबबंदी को लेकर लड़ लेके निकलूंगी, वहीं हमारी बहन प्रज्ञा ठाकुर जी कहती हैं कि शराब लेना चाहिए, औषधि है, और वहीं हमारे मंत्री चुप बैठे हैं देवराज। अब आप इससे अंदाज लगाइए कि 60% से 100% इनको दुकानें चाहिए। बताइए आपको इतनी कौन सी परेशानी आ रही है कि दुकानें आप बढ़ा रहे, एक तरफ बोले शराबबंदी की बात कर रहे हैं आपके नेता, दूसरी तरफ आप दुकानें बढ़ा रहे हो और आप उसकी रेट कम कर रहे हो। आप ये तो सोचिए कि आखिर तय तो कर लें, जो आपसी इनकी जो फूट है, ये खुद एक आप उभर के इनकी जो फूट है भाजपा की, वो सामने उभर के आ रही है। तो हमारे तो यही कहना है कि पहले ये बैठ के अपने मंत्रियों के साथ, अपनी हमारी जो साध्वी बहनें हैं उनके साथ बैठ के, आखिर ऐसा मौका क्यों आ रहा है? एक सत्ता सरकार की जिम्मेदार व्यक्ति लट लेके रोड पे निकले, तो मुझे तो ये लगता है कि शराबबंदी की बात नहीं है, ये अंदर की घरबंदी जो चल रही है ये महत्वपूर्ण मुझे नजर आ रही है। क्योंकि शिवराज जी को आपने देखा होगा, कोई अपना पुराना घाव भर जाता है, मैं उसका निशान बना लेता है। ये पुराने घाव का निशान है, वो जो अब उजागर हो रहा है। आपने ये भी देखा है, हम लोगों ने जाके आदरणीय उनके पास मिलने भी गए थे, प्रज्ञा जी के पास, कि आप इस तरीके का औषधि क्या है हमें बता दीजिए, जनता उजागर करिए कितनी लेने चाहिए। आप उसकी डॉक्टर है, क्या आपने इसका किसी को सेवन कराया है, या आपने किस आपके विशेषज्ञ हैं, कौन आपके सलाहकार हैं? तो ये चीजें जो एक जिम्मेदार और एक साध्वी दो अगर इस बात को उठा रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की अंदरूनी जो नीतियां हैं वो बिना इनको ताक पर रख दिया। आपने देखा नेगलेक्ट हैं। अब वो मंदिर ठीक बात है, मंदिर जाना चाहिए, और हम तो खुशी बनाते हैं कि अगर उमा जी अगर इस तरीके उठाती। मगर मैं ये जरूर कहूंगा, 2 मौके सांपों से काम नहीं चलेगा। एक मौका सांप होता है वो एक तरफ चलेगा, ये 2 मुंह के सांप है, दोनों तरफ चलते। ये कभी आप किसका समर्थन करते हैं? कम मात्रा में शराब का समर्थन करते हैं, शराबबंदी का समर्थन करते हैं, शराब नीति का समर्थन? मैं तो ये इस बात को आपको बार बार कह रहा हूँ कि पहले ये तो तय कर लें कि आखिर इनकी नीति क्या है। ये अपनी नीति उजागर करे, ये अपनी सरकार अपनी नीति को उजागर करे कि बीजेपी सरकार की नीति क्लियर है कि नहीं, स्पष्ट है कि नहीं उनकी नीति? मैं दोनों बातें बता दूं आपको। मैंने पिछले क्रम में जब आपने मुझे समय दिया था तो मैंने शराब नीति पर चर्चा करी थी। अब कांग्रेस की बात करता हूं। आप ये बताइए कि कांग्रेस का खुद का पक्ष क्या है? मतलब आप किसको समर्थन देते हैं? मैं उन माता बहनों को समर्थन वो इसमें राजनीति करा, ऑनलाइन डिलीवरी करा रहे हैं, होम डिलीवरी करा रहे हैं। आज रोजगार आप रामस्वरूप जी पूछना चाहता हूँ, रामस्वरूप जी आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे आप किस विषय पर भाषण देने नहीं आए? आप भाषण देने नहीं आए, आप सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपके पास जवाब हो तो जरूर देना। कांति प्रिया जी आपके बगल में बैठे, उनको चुप करिए। सत्य सुनना आपके फितरत में नहीं है। अरे आपको सच सुनने में आपकी फितरत नहीं है। मैं आपसे फिर कहता हूं, आपके पास क्षमता हो तो जवाब दीजिए, मैं प्रश्न रखता हूं। करिए और आप बताइए। कांति प्रिया जी, इस तरह आप चर्चा नहीं कर सकते। शराबबंदी एक गंभीर विषय है, और इस तरह के प्रवक्ता, इस तरह के लोग जिन्हें कोई जानकारी नहीं है, रामस्वरूप यादव जी जिम्मेदारी अपडेट करिए। हाथ में गंगा जल लेकर भूपेश बघेल ने सौगंध खाई थी
कि हम शराबबंदी करेंगे और वो भूपेश बघेल आज पाउच में पैक शराब बिकवा रहे हैं। आप ये देखिए राजस्थान में रात 12 बजे तक दुकान खुलती है। आप पहले अपना स्टैंड क्लियर करिए, आप स्टैंड क्लियर करिए। शराब परोस रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप अपना स्टैंड कांग्रेस पार्टी का क्लियर करिए, कांग्रेस पार्टी का क्लियर करिए। आप कांग्रेस पार्टी की बात रख रहे हैं, आप रामस्वरूप यादव की बात नहीं रख रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी की बात करिए। और मैं आपसे कहता हूं गंभीरता से सुन लीजिए, गंभीरता से सुन लीजिए, समझे जाए, उनसे चर्चा नहीं, करिए, उनसे बैठ के चर्चा करिए। आज जो कांति प्रिया जी बात कर रहे हैं तो अपराध कहाँ से ये हो गया? समय अगर मेरा है तो रामस्वरूप जी को बंद कर दीजिए, और उनको दिया है तो मेरा माइक आप वॉल्यूम बंद कर दीजिए। चलिए एक अगर- सवाल मैं रख लेती हूँ, पंकज जी आपसे रखती हूँ ये सवाल। बोलिए। हम देखते चले आ रहे हैं, खबरों से जुड़े हुए लोग हैं, अक्सर ये खबरें भी चलाते हैं एक शराब से क्या प्रभाव पड़ता है परिवार पर। अब देखिए उदाहरण सामने ही है कि शराब घर पे तो बवाल मचाती ही है, सियासी बवाल भी मचा रही है। अब क्या कहना है? देखिए ऐसा है, मैं इस बात में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि कांग्रेस ने क्या किया शराब में या बीजेपी ने क्या किया। कांग्रेस के शासनकाल में भी शराब इस मध्य प्रदेश में बिकी, सही, उसी तरह से बिकी, छत्तीसगढ़ में भी बिक रही है, राजस्थान में भी बिक रही है। लेकिन जो शराब का दुष्प्रभाव परिवार पे पड़ता है और जो बच्चों पे पड़ता है, कई बार तो ऐसा होता है कि परिवार नष्ट हो जाते हैं एक शराब। और आपने आए दिन ये घटनाएं सुनी भी होंगी और पढ़ी भी, बिल्कुल सही। और कभी कभी ऐसा भी मौका मिला होगा कि शराब से कोई बड़ी घटना हुई है, किसी का परिवार छत पे छत हो गया और आपने उस घटना को स्वयं अपने टीवी पे दिखाया होगा, कोई दो राय नहीं। लेकिन शराब की नीति कैसी होनी चाहिए, शराब को कैसे बेचना, हाँ। मैं केवल एक चीज पे जाना चाहूँगा। शराब नीति में शराब बिकना ना बिकना वो एक अलग मैटर हो गया। गुजरात में तो आजादी के बाद से शराब बिकी नहीं, बिल्कुल। लेकिन देश में गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जहां शराब से पीने वालों के मरने की जो संख्या है, हाँ। वो सबसे अधिक है। ठीक है ना? बिल्कुल सही। जहां शराब बिकी नहीं वहां शराब पीने से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा अधिक है। हाँ। तो अब इसमें मत जाइए, बिहार में शराब बंदी हो गई तो वहां वही शराब नकली भी बिकती है, जहरीली भी बिकती है और सारी चलेगी। बिल्कुल। शराब पीने वाले जो लोग ऐसे भी हैं जो शराब पीते हैं, जो शराब पीने के आदी हैं, जो शौकीन हैं, वो दूसरे राज्य से लाके पीते। लोहिया जी ने एक बात बोली थी कि उत्तर प्रदेश से शराब आ रही है, हरियाणा से शराब आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पे टैक्स घटाकर शराब को सस्ता। लोहिया जी मैं आपको एक चीज और जहन में डाल देता हूं, आपके यहाँ मध्य प्रदेश से शराब के जो अच्छे व्यापारी हैं, हाँ। वो पलायन करने की स्थिति में है, क्योंकि आपकी जो ब्यूरोक्रेट्स है उसने अपना बैट नहीं घटाया है, उसने ठेकेदारों का जो 20% मार्जिन था, हाँ। उसको 10% कर दिया है। ठीक, शायद लोहिया जी को जानकारी ना हो। और रही होम बार की बात, आज ब्लैकर को अगर आप पकड़ते हैं, अवैध शराब बेचने वाले को पकड़ते हैं तो उसके पास से 6 बोतल है तो मतलब वो ब्लैकर है। लेकिन आपकी नीति में 3 बोतल सीलबंद और 1 बोतल खुली, 4 बोतल अब वो बिल सहित ले सकेगा एक व्यक्ति। फिर आप क्या करेंगे, एक गाड़ी में 4 व्यक्ति बैठे हैं, 4-4 बोतल लेके, और चारों के नाम बिल है, 16 बोतल एक गाड़ी में हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो ये नीति है आपकी। चूंकि आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं इसलिए आप सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन आपके सरकार में बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री जी को अगर इन बातों को पूछिएगा कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश शराब निषेध करने के लिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो शराब का सेवन कम करें, और आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपकी प्रमुख सचिव अधिकारियों को टारगेट देती है कि शराब की खपत 1.5 गुना करें, तो आप लोगों में से सही कौन है और गलत कौन? पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी बोल रही हैं कि शराब बंदी होना चाहिए, हाँ। लेकिन अब मीडिया के सामने वो चीज तो आ गई है कि वो बार-बार डेट बढ़ा रही है, उनकी बातों पे हम नहीं जाएंगे, हाँ। पहले तो लेकिन
ये खुद तो तय कर लें कि करना क्या है। शराब निषेध करना है, कि शराब की नीति, नई नीति में ये ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं। मैं दावा कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में शराब बिकेगी। लोया जी, इस नीति में अगर संशोधन नहीं किया गया तो इस पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। बताइए लोया जी, होमवार से तो ये संभव है सब चीजें जो पंकज जी ने कांति प्रिया जी, उसकी भी लिमिट तय करी गई है। ऐसा नहीं है कि होम बार में चाहे जितनी शराब रखी जाएगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो शराब नीति है उसमें सबसे ऊपर इस बात का उल्लेख किया गया है, जो आदरणीय पंकज भदौरिया जी कह रहे थे कि जो कुछ लोगों ने एकाधिकार कर लिया है मध्य प्रदेश में शराब दुकान पर, जो एक लॉबी बन गई है, इस लॉबी को तोड़ना भी सरकार का लक्ष्य है कि इससे केवल कुछ चुनिंदा लोग ही लाभ कमाएंगे, ये खत्म होगा। परंतु हमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर हम शराबबंदी या नशाबंदी की बात करते हैं तो जन जागरण के अभियान से करेंगे या लाठी डंडे के जोर से करेंगे। जहां जहां लाठी डंडे के जोर से हुआ वहां के परिणाम देख रहे हैं। आया था उमा भारती जी का, उनका लठ चलाने से मतलब था कि सख्त कानून बनाना, ये उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था लठ की बात। जी पंकज जी, मैं आपसे फिर वही कह रहा हूं कि अभी पंकज भदौरिया जी कह रहे थे कि गुजरात में सर्वाधिक मौतें हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि स्वतंत्र भारत में कभी भी गुजरात में शराब की बिक्री की अनुमति नहीं रही, तो वहां शराब से मौत कैसे संभव है? तो या उसका मतलब है अमानक और नकली शराब। अब हमें यह तय करना है सरकार को कि लोग अमानक और नकली शराब पिएंगे या प्रमाणिक और मानक शराब पिएंगे। सरकार की बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। मैं आपकी बातों को नकार नहीं रहा हूं। मैंने आपकी शराब बिक रही है, शराब से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है जो सरकार और आम जनता में ही खर्च होता है, ठीक है ना। मैं इस बात को नहीं नकार रहा हूं, मैं इस बात को कह रहा हूं लोया जी, आप लोग सरकार हैं, आप सीएम के करीब हैं, आपके मुख्यमंत्री को यह पता है कि ब्यूरोक्रेट्स में बैठ के तीन ऐसे अधिकारी हैं जिन पे लोकायुक्त की जांच, और वो मतलब लोकायुक्त की जांच किसी पे एफआईआर, 3 ऐसे, मैं आपको संकेत दे रहा हूं, 3 अधिकारी ऐसे हैं, उनके इशारों पर ये आबकारी नीति बनाई गई है उनको फायदा पहुंचाने के लिए। और ब्यूरोक्रेट्स की इन जो अंदरूनी बातें हैं, जो जिसमें 1.5 गुना खपत की बात आई है, कई ऐसी नीतियां हैं जो मुख्यमंत्री जी को नहीं है मालूम। शायद आप लोग इन सारी बातों को एक बार, आबकारी नीति की इन बातों को जो मैंने कहा है वो आप रख सकें। हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता पे दाग लगने से बच जाए। मैं लोया जी आपको ये एक चैनल के माध्यम से, खबर भारत के माध्यम से ये एक सलाह दे रहा हूं। बिल्कुल, रामस्वरूप जी से हम जरूर ये जानना चाहेंगे, बीच में महिला कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन कुछ हद तक विपक्ष ने विरोध किया, फिर शांति बना ली थी, कुछ कारण खास? देखिए, हम लोग अपनी बात को, जनता की बात को, उन माता बहनों को, उन नौजवानों को, हम लोग यही चाहते हैं कि उनके साथ जिस तरीके परोसा जा रहा है, जिस तरह अभी पानी की तरह लोगों के घरों में शराब पहुंचेगी, अभी इतने सारे आप देख रहे हैं कि सरकार बोलती है, अभी मुझे उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज दारू जो बनाते हैं, कच्ची दारू जो बना के बेचते हैं महुए की, उसके लिए भी सरकार ने बोल दिया कि भाइयों बेचो, बनाओ बेचो। क्या उसके लिए टेस्टिंग दारू है क्या वो? अगर वहां पे किसी की मौत होती, जहर भी बन सकती है, उसके लिए बोल दिया कि उसको बेचने की अनुमति नहीं है, उसको बेचने की अनुमति नहीं है। मैं आपका जो हमारे जनजाति भाई बहन है, आदिवासी, मैं आपसे कह रहा हूँ, तो आप ये बताइए कि आपने तो बोल दिया बनाइए बेचिए, आप तो खुले मंचों से बोल रहे हैं कि आप तो शराब पीजिए। आप 60% दुकानों के लिए 100% कर दिया आपने। आप कह रहे हैं कि 1.5%, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश दारू बिकने आती। देखिए कांति प्रिया जी, पक्ष जरूर सुनिएगा रामस्वरूप साहब जी का। तो आप ये बताइए कि वो दारू आती कैसे है, आपकी सरकार क्या कर रही है? तो क्या दुकानें बढ़ाने से दारू मतलब आपकी नहीं आएगी? ये आप सबसे पहली बात तो आप ये बताएं, और आप लगातार इस बात को कहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश कांति प्रिया जी, अगर सबसे ज्यादा 2 नंबर की दारू और व्यापारियों को लाभ पहुंचाने का अगर काम कर रहे हैं, वो आप लोग कर रहे हैं। आप जनता हित में कोई फैसले नहीं ले रहे हैं, आपके फैसले अलग अलग ढंग से अलग अलग आपके नेता रख रहे हैं। अगर आपको फैसला लेना है तो पटल पर रखिए,
और बताइए कि इस नीति के तहत हम शराब के लिए रेट गिरा रहे, रेट बढ़ा रहे, ये थोड़ी होता। आप चर्चा कराइए, कांति प्रिया जी, मिलाइए, लोगों के बीच में रखिए। ये थोड़ी है कि आप अपनी मर्जी पड़े रेट जी, बढ़ा दो, लोया जी, इसके साथ एक और बात उठती है, नेताओं की बात को भी आपको समझने पड़ेगा। क्या आपके लिए उनसे ऐसा कौन सा कष्ट है कि उनकी बात को नकारा जा रहा है? रामस्वरूप जी, अब आप उमा भारती सुनिए। जी, लोया जी, उमा भारती जी की जो तारीखों वाली बात पर अगर मैं सवाल रखूं कि तारीखों के पुल तो नहीं बंधने वाले, शराबबंदी के लिए उनका जो संग्राम है वो तारीखों पे क्यों अटक गया है? जी कांति प्रिया जी, मैं उम्मीद करूंगा कि रामस्वरूप जी बात को गंभीरता से सुनेंगे। उन्होंने अभी इसकी चिंता की नकली शराब की, नई शराब नीति में उसे रोकने का प्रबंध किया। दूसरी बात, अभी जो रामस्वरूप जी कह रहे थे कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, उसको रोकने का काम किया। अब मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमें आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि नशा या शराब ये एक सामाजिक बुराई है और सामाजिक बुराई को सामाजिक जिम्मेदारी की तरह लेना चाहिए। अगर उमा जी इस तरह का कोई अभियान चलाती हैं जो जन जागरण का होगा, उमा जी एक साध्वी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। यदि उनके आग्रह से इस प्रदेश में लाखों लोग शराब छोड़ते हैं तो ये बहुत सकारात्मक पहल होगी और हमारा और उनसे इस विषय पर कोई भेद नहीं है। मैं आपसे फिर कहता हूं, क्योंकि हम तो स्पष्ट मानते हैं कि सकारात्मक प्रयासों से शराबबंदी होनी चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो घर घर शराब परोसी जा रही है, इसकी आखिर ऐसी जरूरत क्या हो गई? आखिर ऐसे कौन सा पहाड़ टूट गया है? मैं बता देता हूं राम साहब, इतनी घमासान मची। आप बताइए, पहले भी दुकानें थी, पहले भी सरकार चलती थी, आपकी 15 साल से चल रही, और आप बता देंगे, आप बताएंगे रामस्वरूप जी कि आप सरकार में आए थे तो 2019 में आप महिलाओं के लिए शराब दुकान क्यों खुलवा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2011 से आज तक 78 शराब दुकानें कम हुई हैं। मां नर्मदा के तट के दोनों ओर 5 किलोमीटर तक शराब दुकान नहीं होगी, ये हमने सुनिश्चित किया। और जहां तक आप ये दोनों की बात कर रहे हैं, देशी की और विदेशी की, ये दोनों मदिरा दुकानें मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार में भी साथ साथ थी। ये खिलवाइए, आप मुझे बताइए ना, इसका जवाब है आपके पास क्या? कुछ भी अपनी मर्जी से कि आप मध्य प्रदेश में जो करते हैं, आप सोचिए कि इंदौर में आप कौन सी शराब दुकानें खुलवा रहे थे? आप कौन सी खुलवा रहे थे? महिलाओं के लिए अलग से शराब दुकानें खुलवा रहे थे, और आज आप बात करते हैं। देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूं, कथनी करनी एक करिए, नीति नेता और नियत एक रखिए। मालूम चला कि मोनोपोली चल रही है, आप मोनोपोली तोड़ने की बात कर रहे हैं। सरकार, देखिए, मैं आपको बताता हूं, नहीं मैं बता रहा हूं आपको, इसमें सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि केवल कुछ लोगों के पास शराब का टाइकून हो गया। और कुछ लोगों में कौन? नहीं, देखिए, जो भी शराब माफिया हैं, और उन पर सुन लीजिए, आपको शायद जानकारी नहीं है, 35 जिलों में पिछली बार छोटे छोटे समूह बनाए गए थे। 20% का टारगेट लेके चली थी सरकार और 14% पे रह गई थी। इस बार 17 जिलों में टेंडर कर रही है छोटे छोटे समूह बना के, और इस बार भी मीडिया के बड़े अखबार और संस्थानों ने लिख दिया है 1000 करोड़ रुपए के घाटे में जाएगी। मैं तो 500 करोड़ रुपए से ऊपर अभी 1 अप्रैल को जब आप लोग 20% टारगेट अभी लेके चल रहे हैं ना रेवेन्यू का, 500 करोड़ रुपए से ऊपर का घाटा लगेगा। 16% पे ही रह जाएंगे जो 20% का टारगेट लेके चल रहे हैं। किसकी मोनोपोली तोड़ने की बात कर रहे हैं? मैं बता दे रहा हूं, जो ब्यूरोक्रेट्स वहां बैठे हैं, जो शराब नीति में उनको क्या अपनी काली कमाई तो मोनोपोली में लगाना है? छोटे छोटे टुकड़ों में ठेके देके, ठीक है ना? तो उनको अपने लोगों को ऑबलाइज करना, अपने चापलूसों को ऑबलाइज करना, किसको ऑबलाइज, किसकी मोनोपोली तोड़ने की बात कर रहे हैं? किसी की मोनोपोली नहीं टूट रही। एक्चुअल में लोया जी, इसमें मुख्यमंत्री जी को भ्रमित किया जा रहा है। ये नीति भ्रमित करने वाली है। कम शब्दों में इसका जवाब दे दीजिएगा बस। पंकज जी, मैं बोल दूं क्या? पंकज जी, मुझे 10 सेकंड का समय चाहिए, 10 सेकंड का समय चाहिए। कांति प्रिया जी, मैं केवल इतना कह रहा था कि यदि सरकार का लक्ष्य शराब से पैसा कमाना होता तो हम 13% और 10% ड्यूटी कम नहीं करते। हमारा लक्ष्य शराब से पैसा कमाना नहीं है, परंतु जब तक मध्य प्रदेश में शराबबंदी पूर्ण नहीं होती है, तब तक यहां मानक और बेहतर क्वालिटी की शराब लोगों को उपलब्ध हो। ये जो सरकार की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन करते हैं। ये जो जी आप कुछ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो नीति है उसको पटल पे क्यों नहीं रखते?
आप बताइए ना कि हम इस तरीके पटल पे ही तो हैं। मैं आपसे मैं बात आप कैसी बात कर रहे हो? कैबिनेट ने पास किया है, हमने छुप के कुछ लागू नहीं किया। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि संविधान में संशोधन कर समय देंगे। का भाव है, मैं यही धन्यवाद करना चाहूंगी। आप केवल शराब पे लेके आप लोगों ने फिलहाल तो पूरी बातचीत से लोया जी 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 एक चीज तो याद आ गई पंकज जी, शायद आप सहमत होंगे कि पूरी बातचीत में चूंकि शराबबंदी की बात हो रही, होम बार की बात हुई, आदतों जागरूकता अभियान की बात हुई, तो वो आपने लाइन सुनी होगी ना कि मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है। ऐसा ना हो कि आम आदमी अपने घर में ये बात कहता नजर आए सरकार के मद्देनजर। फिलहाल के लिए तो मैं इस विषय को यही रोकती हूँ और धन्यवाद करना चाहूंगी ब्रजगोपाल लोया जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे पंकज भदौरिया जी, साथ में धन्यवाद करना चाहूंगी कांग्रेस प्रवक्ता रामस्वरूप यादव जी का। तो फिलहाल के लिए इस मुद्दे पर इतना ही। जुड़े रहेगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।